नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। अब बड़ी खबर आ रही है। मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत की सॉवरेन जो बॉन्ड्स हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। यानी अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जो आर्थिक सुधार है वो सही दिशा में जा रहे हैं, और ये रेटिंग आज सुबह ही बढ़ाई गई है। इसका मतलब अगर हम आसान शब्दों में ये समझने की कोशिश करें तो जो पॉजिटिव रेटिंग थी उसको एक पावदान बढ़ा करके स्थायी कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हो सकता है कि जो निवेशक हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में और ज्यादा भरोसा बढ़े और ज्यादा निवेश आए। जैसा कि आपको पता है कि भारत अब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, और अभी तक पिछले साल की बात करें तो एफडीआई में 61% की बढ़ोतरी देखी गई, और इस मामले में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब ये देर से ही सही, लेकिन ये जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसने ये बात को स्वीकार किया है कि सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो आगे जाते हुए स्थायित्व और ज्यादा प्रदान कर सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को। और इसका असर ये होगा कि हो सकता है कि रुपए में आपको मजबूती दिखाई दे। फौरी तौर पर आपको शेयर बाजार में उछाल के लिहाज से आपको आज सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आगे जाते हुए जो कि लंबे वक्त के लिए जो पैसा होता है एफडीआई के जरिए जो भारत में आता है उसमें और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। तो आज जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार में, अरविंद सुब्रमण्यन, ने स्वागत किया इस चीज का, लेकिन तंज भी कसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज पर कि ये फैसला लेने में उन्होंने काफी देर कर दी। क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था 10% से खिसक करके 6.5% आ जाती है तो भी उसकी रेटिंग एजेंसी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, और भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बन चुका है, और एक के बाद एक जो आर्थिक सुधार किए जा रहे थे उसका संज्ञान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं ले रही थी। और लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है और स्टेबल कर दिया गया है भारत की जो सरकारी बॉन्ड्स हैं। असर ये हो सकता है कि जो निवेश है उसमें आगे आने वाले दिनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और जो रिफॉर्म्स किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर के उसका एक तरह से एक्नॉलेजमेंट इस बड़े फैसले में दिखाई देता है, जिसका ऐलान आज सुबह ही किया गया। तो ये तो बड़ी खबर थी, लेकिन इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया कल, और 2022 तक सभी के सिर पर छत यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो नियम है उनमें तब्दीली की गई है, उनमें सरल बनाया गया है उनको, और भी ज्यादा विस्तारीकरण किया गया है। और अगर इसकी बात करें सबके लिए आवास योजना की, तो उसमें जो बड़ा फैसला है वो ये कि जो 2 श्रेणियां थी एमआईजी कैटेगरी में, उनके लिए रिलैक्सेशन किया गया है। एमआईजी 1 और एमआईजी 2 में जो होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी के नियम है उनमें ढील दी गई है। समझते हैं कि अभी तक ये है क्या। एमआईजी 1 में 9 लाख के लोन पर आपको 4% की फिलहाल छूट मिलती है ब्याज में, और अगर एमआईजी 2 की बात करें तो 12 लाख तक के लोन पर आपको 3% की ब्याज की सब्सिडी मिलती है। अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट ने किया क्या है। एमआईजी 1 में जो कारपेट एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर से बढ़ा करके 120 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, यानी अगर आप 120 स्क्वायर मीटर का घर खरीदते हैं तो भी आपको वो सब सुविधा मिलेगी। और एमआईजी 2 में कारपेट एरिया को 110 स्क्वायर मीटर से बढ़ा करके 150 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। तो एरिया बढ़ाया गया है। 1 जनवरी 2017 से ये बदले हुए नियम लागू होंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। कैबिनेट ने उसको मंजूर कर लिया है, और क्या कुछ असर पड़ेगा इस पूरे फैसले का, इस पूरी व्यवस्था का। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो कि सचिव हैं इस पूरे मंत्रालय के देख रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका पूरा दारोमदार भी इन्हीं के कंधों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो कैबिनेट का बड़ा फैसला है उसको हम किस तरह से देखें? थोड़ा सा सरल बनाया गया, थोड़ा सा विस्तार किया गया, क्या आप माने कि हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी देश में? अजय जी देखिए, जब विमुद्रीकरण किया गया था उसके बाद 31 सितंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने पहले बार एमआईजी 1 और एमआईजी 2 यानी ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय जो है 12 लाख रुपए तक है वो एमआईजी 1 में आते हैं, और ऐसे लोग जिनकी आय 18 लाख रुपए तक सालाना आती है वो एमआईजी 2 में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई, और ये सुविधा दी थी कि उनको जो पहले वाले एमआईजी 1 के लोग हैं उनको 9 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी जी। यानी अगर उनको जो 9% का एनपीवी मानते हुए 20 साल का अगर रीपेमेंट पीरियड है तो उसका जो भी अमाउंट बनता है वो इंटरेस्ट सबवेंशन का अमाउंट सारा का सारा उनके अकाउंट में तत्काल ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो 18 लाख रुपए तक की जो आय वाले लोग हैं, वार्षिक आय वाले लोग हैं, उनके लिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा।
यानी वो जो उसकी अमाउंट 9% एनपीवी के हिसाब से बनती है, वो एनपीवी के हिसाब से टोटल अमाउंट उनके अकाउंट में जो लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो 9 लाख रुपए का लोन है उसका जो ईएमआई है वो ईएमआई बनती है 8,685 रुपये। वो 8,685 रुपये से घट करके 6,417 रुपये हो जाती है, यानी लगभग 2,268 रुपये का उनको फ़ायदा होता है पर मंथ के हिसाब से। इसी प्रकार से जो 12 लाख रुपए का लोन है उसके ऊपर जो ईएमआई बनती है 11,580 रुपये, ये घट करके हो जाती है 9,359 रुपये, यानी उसके प्रति माह ऐसे आदमी को 2,221 रुपये का फायदा प्रति माह ईएमआई में हो जाता है। तो अगर सर 20 साल का पूरा टेन्योर देखें तो आप कितना सब्सिडी के तौर पर उनका कितना फायदा होगा, पूरे ब्याज में उनकी कितनी बचत होगी, कितने लाख रुपए की, अगर कोई घर लेता है 9 लाख रुपए 12 लाख रुपए का लोन लेके? देखिए, इससे लगभग करीब 2.5 लाख के आसपास पड़ता है। 2.5 लाख रुपए उनको अपफ्रंट उनके अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाता है। और इससे लाभ किसको मिलता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि हमारे समाज में तमाम सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपवर्ड मूविंग क्लास है, एस्पिरेशनल क्लास है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लें कि आजकल आईटी इंडस्ट्री है या डेवलपमेंट प्रोफेशनल, तमाम सारे डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, या ऐसे लोग जो कि गांव से निकल करके शहरों में एक एस्पिरेशंस लेकर के पहुंचते हैं, ऐसे लोगों को रहने के लिए मकान की दिक्कतें आ रही हैं, उनके पास और कहीं भी रहने के लिए मकान नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास शुरुआत में इनकम भी बहुत कम होती है, और आपको अगर मकान खरीदना, लेट से अगर उनको ये जो अभी जो कल जो हमारे कैबिनेट ने जो अनुमोदन दिया है, वो अनुमोदन ये किया कि पहले इसके लिए लिमिट थी 90 स्क्वायर मीटर की लिमिट थी MIG 1 के लिए, और 110 स्क्वायर मीटर की लिमिट थी MIG 2 के लिए। इसको बढ़ा करके, और ये कारपेट एरिया मैं बता दूं, ये कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर और 150 स्क्वायर मीटर की कारपेट एरिया, यानी अगर बिल्डअप एरिया करें तो वो 150 120 वाला लगभग 150 यानी करीब 1500 स्क्वायर फीट हो जाएगा, और 150 वाले को करें तो लगभग 1800 स्क्वायर फीट से या उससे ज्यादा हो जाएगा अगर बिल्डअप एरिया के तौर पे देखें तो। तो ये शहरों में अगर मकान वो खरीदना चाहते हैं, जो गाँव से लोग आए हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि अभी अपवर्डली मोबाइल है, ऐसे लोग खरीदना चाहते हैं, या ऐसे लोग वो भी जो कि पूरे मिडिल क्लास के लोग हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, उन्होंने पैसा जमा किया है लेकिन अभी भी उनके पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि वो मकान खरीद सके, तो उनको लिए ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी जिससे कि वो मकान खरीद सकते हैं और उनकी किस्तों में काफी उन्हें छूट मिलेगी। आप कह रहे हैं सर किस्तों में छूट मिलेगी और ये अपफ्रंट आपके लोन अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैं ये मानूं कि अगर मैं 9 लाख या 12 लाख का लोन लेता हूं तो मेरे लोन अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पहले जमा हो जाएंगे और उसके बाद से उसमें से ईएमआई कटनी शुरू होगी, क्या यही व्यवस्था है? व्यवस्था ये है कि जो आपका, जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन से बैंक जो आपके ऊपर जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है दोनों को मिला करके ईएमआई बनाता है। लेट से 20 साल का रिपेमेंट पीरियड है, तो जैसे हमने जो अमाउंट बताया कि आपका जैसे 8,685 रुपये का ईएमआई बनाए, तो जब उसके अकाउंट में पहले ही बैंक अकाउंट से अब मैंने हमारा, जिसमें हमारी 2 हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, एक तो हमारा है नेशनल हाउसिंग बैंक और दूसरा हमारा है हटको। ये इन एजेंसीज को नोडल एजेंसी बनाया गया कि ये इनके पास, जैसा भारत सरकार की सब्सिडी सीधे इनके पास पहुंच जाती है, और उनके पास एक पोर्टल बेस सिस्टम बना हुआ है कि जब भी किसी का सैंक्शन बैंक करता है, ऐसे लोग जो एलिजिबल है इनके लिए, तो सैंक्शन के तुरंत बाद उनका पैसा जो है उनके अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाता है। जब अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो टोटल अमाउंट उतना घट गया, और घटने से उसकी ईएमआई जो है लगभग 2,500 रुपये प्रति माह उसको कम हो गए। सर, चूंकि ये लाइव सवाल है और इसमें हम सोशल मीडिया के जो सवाल हैं वो भी लेते हैं, आइए देखते हैं कि पहला जीमेल पर हमारा सवाल क्या पहुंचा है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल लगता है कि मकान, आइए देखते हैं पहला जीमेल का सवाल प्लीज़। और ये जानना चाहते हैं कि क्या सब्सिडी पाने के लिए जो मकान का जो रजिस्ट्रेशन है वो महिला के नाम होना ज़रूरी है, और अगर किसी परिवार में महिला नहीं है तो क्या उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा? राहुल कुमार, एक तरह से एलिजिबिलिटी पर ये सवाल जीमेल पर। सर देखिए, जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत की थी, और इस योजना का उद्देश्य ये है कि 2022 जब हम अपने देश की 75वीं सालगिरह मनाएंगे, तब हमारे देश में नगरीय क्षेत्र में और गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर पक्का मकान ना हो। जी। इस योजना के लिए एक इसकी सबसे बड़ी बात रखी गई थी कि जो भी हम मकान देंगे, मकान या तो महिला के नाम पे होगा
या महिला और पुरुष दोनों को मिला के नाम का होगा। ठीक है। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि अगर महिला है ही नहीं आपको, जैसे कि यंग प्रोफेशनल है, नई नई नौकरी शुरुआत की है, तो ऑब्वियसली इसमें आपके लिए कोई रोक नहीं है आपको, लेकिन फिर बाद में मकान जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें महिला का नाम आ जाना चाहिए। तो यंग प्रोफेशनल को इसका फायदा नहीं मिलेगा सर? अगर कोई नहीं, बिल्कुल उनको फायदा मिलेगा। यंग प्रोफेशनल है, अगर उनके केवल अकेला ही व्यक्ति है और शादी नहीं हुई है और वो आइसोलेट से IT प्रोफेशनल है, 30 साल के हैं और अच्छी खासी उनको जो आज के डेट में 50,000 1 लाख रुपए की आय की वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसमें कोई ऐसा रोक नहीं है। लेकिन प्राथमिकता है कि जहाँ पे भी अगर परिवार है तो सबसे पहले विमेन का होना चाहिए, या अगर दोनों का नाम है तो पहला नाम विमेन का और दूसरा नाम मेल का होना चाहिए, बट उन्हें रोक नहीं है। जी, अच्छा, ये मतलब ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, इसमें थोड़ी सी छूट आप कह रहे हैं। तो अगला सवाल आइए देखते हैं, जीमेल पर है और ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो सकती है, इसलिए अगला जो जीमेल है वो प्लीज़ फायर करें। और ये कि गांव में जो अधिकतर है वो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और जो उनका घर होता है वो कॉमन एक तरह से सभी के नाम में होता है। जैसे 5 भाई हैं तो उनके 5 भाइयों के नाम एक संयुक्त घर होता है। लेकिन अगर उसमें से वो कुछ लोग शहर में जाते हैं और अपना इंडिविजुअल घर लेते हैं तो क्या उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, परिवार का डेफिनेशन होता है एक व्यक्ति उसका परिवार, यानी अगर आप संयुक्त परिवार के अंग और गांव में आपका संयुक्त परिवार का वो है, और लेकिन आप शहर में गए और शहर में जाकर नौकरी पेशा कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, शहर में जाकर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपका अपना परिवार है और आपके परिवार के लिए ये बिल्कुल मकान सुविधा मिलेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि हो सकता है वहाँ पे मेरा नाम हो और अगर मैं फिर से यहाँ से अप्लाई करूँ तो इसमें किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ अगर इस तरह की कोई लाभ आपको, चूंकि आपका एक जो हमारा परिवार का डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप एक इंडिपेंडेंट परिवार हो गए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट परिवार के तौर पे अगर आपका मकान नहीं है तो आपको इसको सुविधा जरूर मिलेगी। सर, एक दूसरा सवाल ये भी है सर कि 9 से 12 लाख केवल आपने ये लोन की सीमा रखी है। अब मान लीजिए शहर में 50 लाख रुपए का कोई मकान लेता है MIG 1 या 2 कैटेगरी में, और आपने केवल जो सहायता देने की घोषणा की है वो 9 से 12 लाख रुपए। लेकिन अगर उसको मजबूरी में, हो सकता है किसी के पास कैश 20 लाख हो और उसको 30 लाख रुपए तक का लोन लेने की जरूरत पड़े, तो फिर उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उसको लाभ मिलेगा साहब। ऐसा है कि अगर उनकी इसमें क्राइटेरिया यही है कि उनके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, पक्का मकान। जैसे दिल्ली में आपका एक मकान है तो दूसरा मकान आप नहीं दे सकते, पहले मकान के लिए आपको मिलेगा। और दूसरा है कि आपकी आय की सीमा जो है 12 लाख और 18 लाख की सीमा है। लेकिन इसके अलावा आपको जो टोटल अमाउंट जो सब्सिडी मिलना है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होना है, वो 9 लाख और 12 लाख डिपेंडिंग ऑन आप किस कैटेगरी में है। उसके बियॉन्ड अगर कोई पैसा तो आप अपना खुद लगा सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे मान लें कि आपने 15 लाख रुपए का मकान लिया और उसमें 12 लाख रुपए तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, लेकिन बकाया 3 लाख रुपए जो बैंक का रेट है, यानी लगभग 8.5-9% का जो भी रेट है, उस रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो सर, अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो आप मकान लेने के लिए आप कितने तक का भी लोन मिलते हैं, सभी को अगर पहला मकान ले रहे हैं तो ये सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब 9 या 12 लाख तक जो एलिजिबिलिटी जिसकी है उसको ये सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, उसके ऊपर उनको ये मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। बाकी आप लोन तो ले ही सकते हैं, लोन लेने में कोई रोक नहीं है। तो एक बार फिर से मैं उसको दोहराता हूँ, मैंने 15 लाख का लोन लिया है तो, और मैं 9 लाख वाली कैटेगरी में मान लीजिए आता हूँ, MIG 1 वाली कैटेगरी में, तो मेरे लोन अकाउंट में जो 9% की सब्सिडी है वो क्रेडिट कर दी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, और अगला जीमेल लिखते हैं और सब्सिडी किस तरह से मिलेगी और इसका वो, हालांकि आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या ये एक मुश्त पैसा लाभार्थी को दे दिया जाएगा या फिर इसे किश्तों में दिया जाएगा, ये भारती शर्मा समझना चाह रही हैं। नहीं, ये एक मुश्त पैसा जो है आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा, लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट में ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल आपके लोन अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। ये लोन अकाउंट में डायरेक्टली आपका, देखिए इसमें जो केसेस सबको सारे के सारे केस आधार लिंक्ड है, सारी की सारे हमें जानकारी है, इसलिए आपके सीधे अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। सर, एक और बड़ा फैसला लिया आपने पिछले हफ्ते या मेरे ख्याल से 10 दिन हुए कि जो सरकारी लोग हैं वो मकान खरीदने के लिए 25 लाख तक का एडवांस लोन जो है वो ले सकते हैं अपने सैलरी के तौर पर। आपको लगता है कि ये एक कैटेगरी है जिसमें बड़े डिमांड की संभावना सरकार देख रही है, जो इसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि उनके पास एक मुश्त एक तरह से पैसा आएगा? देखिए, पीछे एक सप्ताह पहले भारत सरकार ने अपने जो कर्मचारी हैं
जो सेवक भारत सरकार की सेवा में है, ऐसे लोगों के लिए निर्णय लिया। पहले 7.5 लाख रुपए तक का उनके लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये लोन इसको हाउस बिल्डिंग एडवांस कहते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस उसको 7.5 लाख रुपए का अनुबंध था, उसको बढ़ा करके उसकी सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई। उसके अलावा जो मकान खरीद सकते हैं उसकी सीमा थी 30 लाख रुपए तक की, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि उसमें 25% और छूट, यानी 1.25 करोड़ रुपए तक के मकान वो ले सकते हैं अगर अपने और सोच, जैसे कि उनका अपना जीपीएफ अकाउंट में है, और भी किस्म से बैंक से लोन ले सकते हैं वगैरह, मिला के 1.25 करोड़ तक की सीमा रख दी गई। उसके अलावा पहले जो है इसका जो हाउस बिल्डिंग एडवांस था उसके ऊपर 8.5% की इंटरेस्ट लगता था, और उसको घटा के 9.5% लगता था, तो 9.5% से घटा के 8.5% कर दिया गया, जिसमें पहले 15 साल के लिए उनको जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट उसको निकालेंगे, और बाकी बचा अमाउंट है वो अगले 5 साल में, यानी 20 साल का रिपेमेंट शेड्यूल रखा गया। इससे सीधा लाभ भारत सरकार के इतने सारे जो कर्मचारी हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उन सारे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, और निश्चित तौर पे जो मकान खरीदेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर को भी इससे सीधा बूस्ट मिलेगा। और ये दोनों योजनाएं, पहला तो स्कीम थी वो सरकारी लोगों के लिए, और दूसरी स्कीम थी जो ऐसे तमाम सारे प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यंग एस्पिरेशनल क्लास है, या ऐसे लोग जो तमाम समय से अपना कुछ पैसा सजो के रखे हुए हैं और वो मकान चाहते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक निर्णय लिया कि हम सबको पहुंचाएंगे, तो करीब 1.25 करोड़ 1.2 करोड़ की अनुमान है जो कि करेंगे, और इसमें हम 4 किस्म से हम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, इसमें केवल ये जो अभी फिलहाल हमने MIG के बारे में आपको बताया, जो EWS और LIG कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जिनका इनकम करीब 3 लाख रुपए सालाना है, 25,000 रुपये मंथली के हिसाब से। दूसरी लोअर इनकम ग्रुप, जिनका इनकम जो है 6 लाख रुपए तक है, यानी 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ऐसे लोगों को 6.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, यानी जो भी लोन अमाउंट 6 लाख रुपए तक का लेंगे, और 6 लाख रुपए तक 6.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, जैसे इसमें 4% और 3% दिया गया। इसके अलावा जो है, जो हमारे इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, तमाम सारे शहरों में जो स्लम्स बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों को वहीं पे डेवलप किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने योजना रखी कि वहां पे उसको मोनिटाइज करेंगे, खाली जो इलाका होगा वहां पे हर किस्म का मकान बनाएंगे, उससे जोड़ करके ये करीब समझ लिए 1 लाख रुपए पर हाउस के हिसाब से जो स्लम का रीडेवलपमेंट होगा उसमें देंगे। इसके अलावा 2 और योजनाएं हैं, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक या प्राइवेट जिनसे पार्टनरशिप में ये मकान बनाते हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए, और जो बेनिफिशियरी लेट जो हमारा स्कीम है, जिसमें बेनिफिशियरी अपने खुद के मकान में, कच्चा मकान उसका हुआ है या उसका छोटा मकान है, उसको इन्हांस कर सकता है, उसके लिए। तो अब तक जो है हमने करीब 30,76,000 मकान सैंक्शन किए हैं, जिसमें करीब 15.5 लाख मकान ग्राउंड हो चुके हैं, यानी उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, और करीब 4 लाख मकान कंप्लीट भी हो चुके हैं। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो और कुछ किया जा रहा है इस पूरे रियल एस्टेट को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए, और सभी के लिए आवास जो प्रधानमंत्री का सपना है। और उससे पहले ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग ये कि जो मूडीज़ ने भारत सरकार के बॉन्ड की सॉवरेन रेटिंग बढ़ा दी है, और ये खबर आई 7:30 बजे आज सुबह, और ये बड़ा फैसला 2004 के बाद पहली बार किया गया है, और इसीलिए भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि अगर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दूसरे देशों की रेटिंग को बढ़ाती हैं या उसमें चेंज करती हैं, तो जो भारत में जो सुधार हो रहे हैं उस पर ये फैसला क्यों नहीं ले रही हैं। और तंज कसते हुए जो मुख्य आर्थिक सलाहकार उन्होंने ट्वीट किया कि हालांकि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अब लगता है कि जो मूडीज है उसको ये समझ में आ रहा है कि भारत सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, जो आर्थिक सुधार के जो फैसले लिए हैं, उनका असर क्या पड़ेगा, और अब ये स्थायी कर दिया गया है, पॉजिटिव से ये स्थायी कर दिया, यानी BB3 से BB2 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पायदान ऊपर ये जो रेटिंग एजेंसी हो जाती है। डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अनिल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा और इसको किस तरह से देखें? हालांकि ये देरी से लिया गया फैसला है, ऐसा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। डॉक्टर अनिल, क्या आप मेरे साथ हैं? डॉक्टर रवि बोल रहा हूँ मैं, अजय जी। और अभी फिलहाल तो देखिए, मुझे लगता है कि अजय जी ये काफी हद तक एक पॉजिटिव कदम है, और
इससे एक तो सेंटिमेंट तो ये है कि स्ट्रांग हुआ ही है, और जिस तरीके से अभी भारत की जो पॉलिसीज बन रही हैं उस पर जो कॉन्फिडेंस खास तौर से अगर मोदी ने ये दिखाया तो ये भी काफी हद तक एक पॉजिटिव ये होता है कि FII का भी आगे कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बाहर के देशों में जहां पर बात करें, चाहे यूरोजोन की बात करें या फिर खास तौर से चाइना का जिससे कंपैरिजन काफी किया जाता है, उनकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो अपने भारत का जो इस समय मूड है वो काफी हद तक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है और इसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट से तो जुड़ा ही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था से भी काफी हद तक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि आज अगर मार्केट में देखें तो इंडियन रुपी खास तौर से जो रुपए में जो चाल देखने को मिली और 58 पैसे जो यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है, वो एक सीधा इम्पैक्ट है इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट यहाँ पर मिला है। आप कह रहे हैं कि रुपए पर भी स्थिति, रुपए में मजबूती के रूप में इसकी स्थिति दिख रही है। आगे आने वाले दिनों में FDI इनफ्लो पे भी आपको ये असर देख रहे हैं, क्योंकि 61% FDI बढ़ी है, चाइना को हमने पीछे छोड़ा है और एक ये बड़ा पैमाना है जिसमें हम चाइना से काफी आगे हैं। आगे जाते हुए FDI की स्थिति देखिए, इस समय FDI का अगर आप पिछले 6 महीने के हिसाब से अगर आप डेटा निकालें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है FDI का और FII का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ इंडिया में ही देखने को मिला है, और उसका एक सीधा इम्पैक्ट आज अगर आप निफ्टी में देखें जिस तरीके से लगभग 1.5% से ऊपर की रैली देखने को मिल रही है, सेंसेक्स में भी देखें तो करीब 400 पॉइंट का एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला। तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पर जिस तरीके से PSU बैंकिंग में एक लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उससे इनफैक्ट कहें कि 500 पॉइंट की रैली आपको बैंकिंग निफ्टी में देखने को मिल रही, तो ये काफी हद तक एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर FII और खास तौर से DII जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा और इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा आगे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो मार्केट से खबर आ रही है उसमें करीब 400 अंकों की जो बढ़त है वो सेंसेक्स में दिख रही है। निफ्टी भी इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 123 अंक। तो कल 1% बढ़ने के बाद भी आज जो बाजार है वो करीब 1.2% बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसका जो असर है, इस फैसले का असर जो है वो बाजार पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली सबसे ज्यादा फौरी तौर पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे डॉक्टर रवि? देखिए, यहाँ पर तो ये क्लियर है कि जो भी इस तरीके के जो भी खास तौर से रेटिंग अगर बढ़ती है और यहाँ पर ओवरऑल जो सबसे पहला सेक्टर है और जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है वो है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग पॉलिसीज जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। और खास तौर से अगर आप आज बैंकों में देखें तो लगभग आपको ज्यादातर शेयर्स में 4 से 5% तक की रैली देखने को मिल रही है। खास तौर से अगर एक्सिस बैंक यहाँ पर देखें तो 2.5% SBI में देखें तो इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर तो बूस्ट है, लेकिन दूसरा बैंकिंग से रिलेटेड ही अगर आप देखें तो फाइनेंस सेक्टर, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक जो ऑटो सेक्टर में एक लग रहा था कि स्टेबिलिटी आएगी वो अब वापस से बूस्ट होने की तरफ देखने को मिल सकती है। सिर्फ IT सेगमेंट में थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्योंकि रुपी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर सेगमेंट के लिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट ही बनते हुए नजर आएंगे। तो रुपया मजबूत हुआ है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, और उसका असर जो आपको एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं उस पर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ बैंकिंग। एक अंतिम सवाल डॉक्टर रवि, जो रिकैपिटलाइजेशन का बड़ा फैसला है जो सरकार ने लिया, उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है मूडीज की इस नई रेटिंग पे। आगे जाते हुए बैंकिंग सेक्टर में और आगे जाते हुए जो पूरा बैंक्रप्सी का जो प्लान है NPS सेक्टर पे, वो आपको और भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके से एक तरीके से पैसा जो जमा हुआ और उसके बाद फिर GST लाने के बाद एक क्लियर कट जो बैंकिंग को यहाँ पर फायदा देखने को मिल रहा है और जो लोन आगे सस्ते मिलेंगे क्योंकि कैश जो है वो अब काफी हद तक इकट्ठा हो गया और ऑनलाइन सर्कुलेशन यानी कि जो एक नंबर में पैसा कन्वर्ट हुआ उसका भी सीधा फायदा देखने को मिलेगा। और इस तरीके के अगर कोई भी यहाँ पर डिसीजंस आते हैं तो मैं समझता हूँ ये काफी हद तक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। और एक बात अजय जी जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि निफ्टी में अगर नया हाई दिखना है तो इस समय काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले। पहला बूस्ट जो है वो तो एक मोदी ने लगाया है कि यहाँ पर रेटिंग जो है वो स्टेबल रखी, पॉजिटिव स्टेबल रखी है। दूसरा अगर देखें तो एक सेंटीमेंट जो इलेक्शन का खास तौर से इस समय अगर चर्चा करें तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझना कि जो हिमाचल के इलेक्शन है या फिर गुजरात के इलेक्शन है इनमें भी काफी हद तक पॉजिटिव सेंटीमेंट अब देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जहां पर एक फेड के इंटरेस्ट रेट का एक डर था वो अब पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा और भारतीय इकोनॉमी को एक नए आयाम देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि इस तमाम एनालिसिस के लिए। तो बड़ी खबर यही कि आज जब सुबह मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, उसने जब भारत की अर्थव्यवस्था की जो रेटिंग है, जो सॉवरन रेटिंग है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, उसको एक पायदान ही ऊपर किया, उसका असर आज
आज हमें शेयर मार्केट पर फौरी तौर पर दिखाई देखने को मिल रहा है। 383 अंक ऊपर 33,491 के स्तर पर सेंसेक्स और 10,331 के स्तर पर इस वक्त एनएसई का निफ्टी 50 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपए में भी 58 पैसे की मजबूती आई है और एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो आपको बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। फौरी तौर पर यह लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ने इसका स्वागत किया है, लेकिन आगे जाते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश में निवेश बढ़ेगा और जो विश्वास है निवेशकों का वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब धीरे धीरे लगता है कि जो पश्चिमी देश हैं, वहां की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अब इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि जो भारत में जो आर्थिक सुधार के फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर जमीन पे होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 साल में अभी तक कोई बात नहीं हुई बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड की जिसका असर एनपीएस पे पॉजिटिवली दिखने लगा है। कोई बात नहीं हुई जो कि बैंक में रिकैपिटलाइजेशन पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। बैंकों में पैसा डालने और उनकी स्थिति को मजबूत करने और जो पूरा डेट स्ट्रक्चर है पूरे देश का उसको और मजबूत बनाने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, अब लगता है कि उसका एक रिपरकशन देखने को मिल रहा है। शुभमय भट्टाचार्य जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभमय, किस तरह से देखा जाए इस खबर को जो आज सुबह आई, मूडीज ने 1 पायदान बढ़ाया, फैसला आया लेकिन थोड़ी देर से आया? नहीं, देर से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सारे एक्शंस का एक कार्यक्रम रहता है, एक सिस्टम्स रहता है। हमारे अर्थशास्त्री ऑफ कोर्स बहुत सारों ने और आर्थिक उपदेष्टा मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी ये कहा है कि ये रेटिंग्स अपग्रेड पहले होना चाहिए, लेकिन इनका एक रेटिंग एजेंसीज का अपना एक सिस्टम्स है। आप जिसकी जिक्र कर रहे थे मैं उसको सुन रहा था। मोटा मोटी देखिए, भारत में विदेशी निवेश काफी हद से आ रहा है और काफी बड़े मात्रा में आ रहे हैं, जिसका असर हमें शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। और वो रेटिंग होने से पहले, रेटिंग के चेंजेस के या किसी की वजह से ही पहले से ही विदेशी निवेशकों ने वो कॉन्फिडेंस भारतीय बाजारों में दिखाए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज जिस रेटिंग से फर्क पड़ता है वो ये कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, जिनके सारे इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ रहता है कि किस कंट्री का क्या रेटिंग पोजीशन है जी, तो वो तरह के जो लॉन्ग टर्म फंड्स है और जो बुनियादी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में आते हैं ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, उसमें चेंजेस होने के पॉजिटिव चेंजेस होते हैं इस तरह के एक्शन से। तो आप देख सकेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स की जो मात्रा है उसमें जरूर फर्क आएगा, उसमें उछाल आएगा। तो आपको लगता है कि आगे जाते हुए जो सरकारी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसमें जो पेंशन फंड्स, बड़े पेंशन फंड्स, मिसाल के तौर पर जापान, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इस चीज को देखते हुए कि इसकी रेटिंग बढ़ाई गई है? जी, इसमें बिकॉज इसका रेटिंग एक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर। उनके जो 10 ईयर बॉन्ड्स है, 15 ईयर पेपर्स हैं, उस तरह के पेपर्स जिसका बहुत अच्छा असर होता है किसी भी मार्केट में, क्योंकि उसको डेप्थ देता है और जिसे कहते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक मजबूती आती है। आगे जाते हुए रुपए की स्थिति पर आप क्या असर देख रहे हैं? शुभ, आज तो 58 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे जाते हुए क्या रुपया और मजबूत हो सकता है और सुधर सकता है? बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रारी पॉइंट है कि कुछ कल परसों कुछ इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर्स ने कहा था कि भारतीय मार्केट में करेक्शन का गुंजाइश है। करेक्शन का मतलब है कि कुछ जो अभी जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, वो थोड़ा सा कम होने का गुंजाइश हो सकता है। लेकिन इस रेटिंग एक्शन के बाद उसका क्या मतलब, जो कहते हैं दो कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट डेफिनेटली रुपी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर होगा और इससे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा मुश्किल होगी, इम्पोर्टर्स को फायदा होगी। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे 20% का करेक्शन होना चाहिए। फिलहाल इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय भट्टाचार्य, एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे बिजनेस स्टैंडर्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर पर हमने चर्चा की, साथ ही साथ जो हाउसिंग फॉर ऑल, जो कि एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, नए भारत की ओर जो नई उड़ान भरने की तैयारी, और 2022 तक देश जब 75वीं सालगिरह मना रहा है तो सभी के पास एक अपना पक्का घर हो, इस पर हमने चर्चा की। और जो बड़ा फैसला कर लिया कैबिनेट ने, उसका फायदा क्या पहुंचेगा। दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा कम वक्त दे पाए, लेकिन ज़रूर हम पूरे दिन के दौरान इस इंपॉर्टेंट स्टोरी को फॉलो करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, इसके बारे में जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, आपको 2 टोल फ्री नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। एक है नेशनल हाउसिंग बैंक का टोल फ्री नंबर, आप नोट करना चाहें 1800 11 3377,
और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3388, यानी 1800-11-3377, 1800-11-3388। ये 2 नंबर नेशनल हाउसिंग बैंक है। और हडको का नंबर है 1800-11-6163। तो अगर किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, जी हम कोशिश करते हैं हमारे जो टोल फ्री नंबर से तत्काल आपको जवाब मिले। और हिंदुस्तान के जितने सारे बैंक, लगभग 250 बैंक हैं, वो प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, सब जगह हम इस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कहीं भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारे जो क्लैरिफिकेशंस हैं उस प्रोग्राम में रखे और इस बड़ी स्टोरी को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस खास अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।